निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पर आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स जारी करता है? ऑप्शंस है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और वर्ल्ड बैंक। अब आप बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, अब देखते हैं इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स पे बात क्यों की गई। ये देखिए, ये 17 जून की खबर है। आप देख सकते हैं, इंडियाज़ डेटा कंजप्शन में टच 25 GB पर मंथ पर यूज़र बाय 2025। ठीक है, ये इंटरनेट के उपभोग को लेके अभी एक ये डेटा आया है। ठीक है, इसलिए मुझे लगा कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स भी निकलता है। आपको पता होना चाहिए कि उसको EIU अर्थात इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट निकालती है। अब ये देखिए, अभी जो ये डेटा आया है इसके हिसाब से है क्या, इसने बोला है कि इंडियन यूज्ड अबाउट, जो अभी की अगर बात की जाए वर्तमान में 2019 की, मतलब पिछले साल की, तो पर मंथ अगर इंडियंस का डेटा देखा जाए तो एक महीने में 12 GB डेटा इस्तेमाल होता है, जो अभी भी दुनिया में सर्वाधिक है। ठीक है, और ये बोला जा रहा है कि यह वर्ष 2025 तक, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25 GB पर मंथ तक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेटा याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 5 डीप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल घटनाओं का अध्ययन करेगा। दूसरा, मिशन का उद्देश्य अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज करना भी है। अब आप बताइए 5 डीप्स के बारे में ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा इसका सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी का मतलब पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है और दूसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि 5 डीप्स जो मिशन है, जो एक्चुअल में ये क्या है, जो अर्थ के जो 5 ओशियन है उनके डीपेस्ट पॉइंट पर पहुंचना है। ठीक है, तो उसके लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट भी रॉन्ग कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल की घटनाओं का अध्ययन करेगा, और दूसरा जो स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज करेगा। ठीक है, अब ये देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको अभी याद हो, 2-3 दिन पुरानी खबर है कि कैथी सुलीवन है, ठीक है, ये पहली अमेरिकन महिला थी जिन्होंने स्पेस में गई थी, और उसके साथ साथ ये पहली महिला है जो अर्थ के डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप पे भी गई है ओशन में। ठीक है, तो इसी के चलते 5 डीप्स पे मैंने क्वेश्चन पूछा। देखो कितना कहाँ से लिंक करना होता है। 5 डीप्स एक मिशन था, मैं आपको बता देता हूँ। इसके तहत जो अर्थ के 5 डीपेस्ट जो पॉइंट है ओशन में, उन पे पहुँचना था। 5 ओशियन है आपके, 5 ओशियन। अगर बात की जाए पहले ओशियन की, तो अगर मैं कहूँ अटलांटिक ओशियन, इसमें बात की जाए तो इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है प्योर्टो रिको ट्रेंच। प्योर्टो रिको ट्रेंच है ये। दूसरा अगर बात की जाए जो दक्षिणी महासागर की, जिसको सदर्न ओशियन बोलते हैं, उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है साउथ सैंडविच ट्रेंच। साउथ सैंडविच ट्रेंच, ये दूसरा डीप पॉइंट हो गया। तीसरे की अगर बात करें इंडियन ओशन में, इंडियन ओशन, इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है जावा ट्रेंच। बात करें अगर पैसिफिक की, तो इसमें है चैलेंजर डीप। तो अगर अभी याद हो तो जो ये कैथी सुलीवन है, ये चैलेंजर डीप पे गई है, देखो। ठीक है, और अगर अब 5वीं की बात करें आर्कटिक ओशन की, तो उसका जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशन में वो है मोले डीप। तो ये 5 डीप मिशन है। उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चैलेंजर डीप के साथ मैंने इसको देखो कनेक्ट किया है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अगला प्रश्न है, न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह नासा का एक कार्यक्रम है। दूसरा, इसके अंतर्गत 3 मिशन
न्यू होराइजन, जूनो और ओसिरिस रेक्स शामिल है। अब आप बताइए कि न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के बारे में ए, बी, सी या डी सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम है, नासा का ये प्रोग्राम है और इसके तहत हमने 3 मिशन लॉन्च किए। फर्स्ट है न्यू होराइजन्स, किसके लिए, जो प्लूटो और क्यूपर बेल्ट के लिए भेजा गया ये। ठीक है, दूसरा है जूनो मिशन, ये जुपिटर पोलर ऑर्बिटर, और जो थर्ड है ओसिरिस रेक्स, ये क्या करेगा, एस्टेरॉइड्स के सैंपल लेके आएगा। ये 3 मिशन है न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम। अगर आ जाए न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम तो उसके तहत ये तीनों मिशन याद रखेंगे। और आपके लिए एक होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि क्यूपर जो ये बेल्ट है ये क्या होती है और कहाँ ये अवस्थित है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह चीन की एक पहल है जिसने वर्ष 2016 में कार्य करना शुरू किया। दूसरा, भारत AIIB का संस्थापक सदस्य है। तीसरा, चीन के बाद भारत AIIB का दूसरा बड़ा शेयर धारक है, शेयर होल्डर है। अब आप बताइए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या है। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ AIIB पे पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ मैं, आज फिर से पूछा है। जो AIIB है 2016 में इसने काम करना शुरू किया। ठीक है, चीन की एक इनिशिएटिव थी इसको एस्टेब्लिश करने की। उसके बाद मैं बता देता हूँ, पहले भी मैंने बताया है क्या करता है, ये फाइनेंस करता है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। फाइनेंस इंफ्रा जो अवसंरचना के प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस देता है ये। ठीक है, किस में, एशिया पैसिफिक रीजन में। ये बात याद रखेंगे, एशिया पैसिफिक रीजन में ये। उसके बाद अगर बात की जाए इसमें शेयर होल्डिंग की, तो चाइना क्या, अगर शेयर की बात करें, चाइना का शेयर है 26.92%। इंडिया की बात करें 7.7%। ठीक है, रशिया की अगर बात की जाए तो वो 6% है और जर्मनी की अगर बात की जाए तो ये 4% है। तो ये टॉप 4 है इतने शेयर होल्डिंग में। ओके, और अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बीजिंग में। तो ये सब AIIB के बारे में हुआ और इस बार प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब ये देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, AIIB क्लियर्स $750 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए AIIB ने इंडिया को कितने उसका लोन दिया है, $750 मिलियन। ठीक है, बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड $750 million loan to India to help to strengthen its response to the adverse impact of the COVID-19 pandemic on millions of poor and vulnerable household। मतलब इन जो लाखों गरीब लोगों पे और जो संवेदनशील जो वर्ग है, हाउस होल्ड्स है, परिवार है, वो इस चीज़ से बाहर निकल सके, कोविड-19 को टैकल कर सके, इसके लिए $750 मिलियन, ठीक है, का लोन अप्रूव किया है AIIB ने। चलते हैं अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच निम्नलिखित किस अक्षांश रेखा से सीमा निर्धारण होता है। ये 36 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 39 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब आप बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, A, B, C या D। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। देखिए प्रश्न है, आज के द हिंदू की खबर है, नॉर्थ कोरिया वॉव्स टू रीडेप्लॉय ट्रूप्स इन डीमिलिटराइज्ड जोन। जैसा कि आपने देखा होगा स्टूडेंट, ये 2-3 दिन से लगातार न्यूज़ चल रही है कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक जोन का ये देख सकते हैं आप, एक लाइसन ऑफिस था, मतलब एक संपर्क
ऑफिस था जिसके ज़रिए दोनों देश एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करते थे, उसको अभी इन्होंने क्या कर दिया है, डिमोलिश कर दिया है। एक्सप्लोजन हुआ है, उसको उड़ा दिया गया। किसके द्वारा? ये नॉर्थ कोरिया के पास लोकेशन है इसकी, केसोंग में, वहाँ पे इसको डिमोलिश कर दिया गया, जिससे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशन बढ़ी है। ठीक है, तो उसी के चलते मुझे लगा कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के फिजिकल लोकेशन के साथ साथ मैं ये पूछ लूँ कि जो 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो जिसको 38 डिग्री या 38 पैरेलल भी बोला जाता है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये देख सकते हैं, पहले ये ऐसा था, मैंने इमेज लगाई है और इसको डिमोलिश कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है बम से। तो ये एक ऑफिस था दोनों के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। चलते अब आगे। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 पैरेलल की बात की जा रही है। यहाँ पे 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में उत्तर कोरिया है और दक्षिण में दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग देख सकते हैं और साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। और बीच में आप ये देख सकते हैं नॉर्थ ऑफ MDL। MDL का मतलब है यहाँ पे मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है इन दोनों के बीच में। तो इसके ऊपर और नीचे 2-2 किलोमीटर का एक जोन बना हुआ है। ठीक है, इस मिलिट्री डिमार्केशन लाइन के ऊपर 2 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ MDL, और उसके जो दक्षिण में 2 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको बोला जाता है साउथ ऑफ MDL। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते आगे। और ये 38 पैरेलल को याद रखना। अब आगे चलते हैं। ये प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार प्रीलिम्स के लिए। बायोटेक्नोलॉजी तो मैंने बोला ही है, इस साल 1 से 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, इसलिए जो भी न्यूज़ में आए बायोटेक्नोलॉजी के टर्म या उससे जुड़े हुई जो भी कोई टेक्निक आए वो ज़रूर हमें याद रखनी है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा है बायो रिमेडिएशन। ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, यह बैक्टीरिया एवं कवक जैसे सूक्ष्म जीवों के उपयोग से विषाक्त पदार्थों को कम विषाक्त रूपों में बदलने की एक तकनीक है। दूसरा, यह इन सीटू एवं एक्स सीटू दोनों तरीकों से किया जा सकता है। तीसरा है ऑयल जैपर और ऑयली वोरस एस बैक्टीरिया तेल प्रदूषित स्थलों अर्थात साइट्स, ये जो स्थल है इंग्लिश में बोलेंगे साइट्स, से प्रदूषकों को निम्नीकृत करता है। सोच समझ के जवाब देना बायो रिमेडिएशन के बारे में। क्या सही उत्तर है, A, B, C या D? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D। मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही हुआ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो ठीक है, बायो रिमेडिएशन अगर शब्द आ जाए तो हिंदी में बोलेंगे इसको जैव उपचारण। तो ये क्या है, बैक्टीरिया के जरिए और कवक जैसे सूक्ष्म जो माइक्रो आपके ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीवे है उनके उपयोग से जो विषाक्त पदार्थों को कम विषाक्त पदार्थों में बदलने की एक टेक्निक है। और ये इन सीटू और एक्सीटू, देखो इन सीटू स्व स्थाने और एक्सीटू को क्या बोलेंगे शायद मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन और आपने एक्सीटू कंजर्वेशन जो नाम सुना होगा ये वही है। इन सीटू यानी कि जिस स्थान पे वहीं पे, और एक्सीटू का मतलब होता है दूसरी जगह ले जाकर। तो इसमें जो बायो रिमेडिएशन की टेक्निक है इन सीटू और एक्सीटू, मैं बता देता हूँ इन सीटू के बारे में जो आपको तैयार करके रखनी है। बायो वेंटिंग प्रीलिम्स के लिए तैयार रखना आप इसको, बायो वेंटिंग क्या होता है। उसके बाद बायो स्पैर्जिंग, फिर हो गया बायो ऑगमेंटेशन। तो ये तो इन सीटू की आपकी टेक्नोलॉजी हो गई, किसकी, बायो रिमेडिएशन की। फिर अगर बात की जाए एक्सीटू की, आपने नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूँ लैंड फार्मिंग, ये टेक्निक सुनी होगी आपने। दूसरा बायो रिएक्टर सुना होगा आपने, और आपने कंपोस्टिंग सुना होगा। ये सब क्या होता है, ये सब आपको प्रिपेयर करके रखना है प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो ये दोनों तरीके से किया जा सकता है, इन सीटू और एक्सीटू, ये भी देख लिया हमने। फिर ये देखो थर्ड स्टेटमेंट था ऑयल जैपर और ऑयलोवोरस एस बैक्टीरिया तेल प्रदूषित स्थलों से प्रदूषकों को निम्नीकृत करता है। बिल्कुल है, और इसको जो ऑयल जैपर को और ये ऑयलोवोरस एस को जो डेवलप किसने किया था, अगर आपको याद हो मैं बता देता हूँ, TERI दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा इसको विकसित किया गया था।
चलते अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, असेसमेंट ऑफ ऑयल वेल ब्लो आउट इम्पैक्ट बिगिंस। मतलब जो हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि असम के अंदर आपको अगर याद हो कि एक ऑयल जो गैस वेल था उसमें जो आग लग गई थी, जो कहाँ पे था, बागजान नेचुरल गैस वेल था, इसमें आग लग गई थी। ठीक है, और किसका था ये, ऑयल इंडिया लिमिटेड का था, जिसके चलते वहाँ पे एक नियरेस्ट मैंने एक जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आपको याद हो ये घटना थी वहाँ की, वहाँ पे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क था। इस पे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दैट हाउसेज सम वाइल्ड हॉर्सेज, जो कुछ जंगली जो घोड़ों का भी हाउस है, उन घोड़ों को किस नाम से जाना जाता है, वो उस पर भी मैंने क्वेश्चन पूछा है। और देखो इस बार प्रीलिम्स में वो घोड़े का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ साथ बोला है इस ऑयल वेल जो गैस वेल है इसके नज़दीक ही एक वेटलैंड है, इसका नाम लिखा है यहाँ पे मगूरी मोतापुंग वेटलैंड। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नाम, MAGURI मोतापुंग, ये वेटलैंड भी है इसके नियरेस्ट में। ठीक है, तो अब इस जो ऑयल जो हमारा गैस वेल था, ऑयल वेल था, इसमें जब आग लगी तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका असेसमेंट शुरू हुआ है। और यहीं पे आप देख सकते हैं द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो शायद मैंने पिछली स्लाइड पे रिसोर्स बोल दिया था, रिसोर्स नहीं रिसर्च है, द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी के नाम से है। और उसने किसके साथ, एक प्राइवेट एजेंसी के साथ मिलकर इन्होंने असेसमेंट शुरू किया है कि क्या प्रभाव पड़ेगा इस घटना का। और इसी के चलते देखो यहाँ पे आपको नज़र आया होगा बायो रिमेडिएशन। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या थी, मैंने इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, और ये अच्छी टेक्नोलॉजी है तो मुझे लगा कि इस पे क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। और बायो रिमेडिएशन पे मैंने एक और क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, चलते हैं उस क्वेश्चन पे भी। ये देखिए प्रश्न नंबर 7 है, प्रदूषण की समस्याओं का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचारण, जिसको बायो रिमेडिएशन तकनीक के कौन सा या से लाभ है, आपको बताना है उसके बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, पहला, यह प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरणीय प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की एक तकनीक है। दूसरा, कैडमियम और लेड जैसी भारू धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचारण द्वारा सहज ही और पूरी तरह से उपचारित किया जा सकता है। यहाँ जैव उपचारण से मतलब बायो रिमेडिएशन है। तीसरा, बायो रिमेडिएशन के लिए विशेषतः अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा है ये। अब बताइए तीनों में से क्या बेनिफिट है बायो रिमेडिएशन के। ये A, B, C या D, सही उत्तर क्या है, सोच समझ के जवाब देना स्टूडेंट। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C। ठीक है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें क्या लिखा था, कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त जो पोल्यूटेंट्स है उनको भी ये माइक्रो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया और कवक है उसके ज़रिए बायो रिमेडिएट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये कुछ इसकी लिमिटेशन भी है। तो आपका एक होमवर्क ये भी रहेगा, जो बायो रिमेडिएशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका एक्सी2 और इन-सीटू जो मैंने बताया वो सारे टर्म देखना है, वो जो सारी टेक्निक मैंने लिखी थी, इसका आपको ये बताना है कि जो इसके बेनिफिट क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है। ये देखो, ये अप्लाइड पार्ट पे यूपीएससी इन दिनों ज़्यादा मूव कर रहा है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बायो रिमेडिएशन का हमने बेनिफिट्स पे तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसकी जो लिमिटेशन क्या है इस टेक्नोलॉजी का, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये। ठीक है, आगे चले। अब ये देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और पांचवा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे एक और मिस हो गई है, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप बताइए ग्रीन हाउस गैसेस इनमें से कौन सी है, A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मतलब ये सारी ही की सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड।
ओके, इसके साथ साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है, आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है स्टूडेंट, क्योंकि ये किस पे है, ये ग्रीन हाउस गैसेस पे ही ये प्रोटोकॉल है, इसको अच्छे से तैयार रखना है आपको। अब ये देखते हैं इस प्रश्न को बनाया क्यों गया। ये देखिए आज के इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, क्लाइमेट क्राइसिस, कार्बन एमिशन सर्जिंग बैक एज कंट्रीज़ एंड प्रोविंसेस रीओपन। मतलब लॉकडाउन के बाद विभिन्न देशों ने, बहुत सारे प्रोविंसेस ने अपने आप को अनलॉक करना शुरू किया है, जिससे वापस से जो कार्बन एमिशन है, और यहाँ पे लिखा है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, वो फिर से क्या होने लगा है, ये बढ़ने लगा है, जिसके चलते मुझे लगा कि मुझे आपसे प्रश्न पूछना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस से। ठीक है, चलते आगे। ये देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है। 18 जून अभ्यास प्रश्न है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये थोड़ा सा CO2 को ठीक से लिख लेना आप, CO2 ठीक, की बढ़ती मात्रा धीरे धीरे वातावरण का तापमान बढ़ा रही है, क्योंकि यह अवशोषित करती है किसको, सौर विकिरण का पराबैंगनी भाग, सौर विकिरण का अवरक्त भाग अर्थात इंफ्रारेड पार्ट, सभी सौर विकिरण और वायु में उपस्थित जलवाष्प। अब आपको जवाब बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि A, B, C या D सही उत्तर क्या है। सोच समझ के जवाब देना है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। ये देखिए कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न था हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा DUQM बंदरगाह निम्नलिखित किस देश में अवस्थित है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन C, मतलब ये ओमान में लोकेटेड है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों चर्चा में रहा था। बेसिकली इंडिया को एक्सेस मिल रही है इस एक ये रणनीतिक बंदरगाह है, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा इसकी लोकेशन। रणनीतिक रूप से ये महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट हो गया ये, और ये अरेबियन सी में है, और जिसको इंडिया को यहाँ पे क्या मिलिट्री एंड जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट की एक्सेस होगी इंडिया को इस पोर्ट के थ्रू। ओके, और ये कैसे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब ओमान की विज़िट की थी तब यहाँ ये इस पे एक्सेस को इंडिया को प्रोवाइड किया गया था, जिसके चलते DUQM बंदरगाह, आप बस ये याद रखना एग्ज़ाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। आप देखते हैं इसकी लोकेशन को, ये देख सकते हैं आप, इंडियाज़ आइज स्ट्रेटेजिक हेफ्ट थ्रू DUQM, आप देख सकते हैं ये इसकी लोकेशन है, ये ओमान है और यहाँ पे इसकी लोकेशन है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे पास में ही, यहाँ पे पाकिस्तान पे जो ग्वादर पोर्ट है, जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत डेवलप किया जा रहा है, और उसके नज़दीक ही ईरान में हमारा कौन सा है, चबाहार पोर्ट है, वहाँ से इस काफ़ी नज़दीक इसकी लोकेशन है। तो इसलिए पोर्ट ऑफ DUQM इसको याद रखेंगे हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। ओके स्टूडेंट, आज की हमारी ये सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।